सुमन एक संपन्न परिवार से थी। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसकी माँ अनुराधा बहुत ही पतली थी, पर उनको एक दुख था कि उनकी बेटी मोटी होने के कारण अपनी उम्र से ज्यादा लगती थी। उनको इस बात की हमेशा चिंता सताती रहती थी कि सुमन का क्या होगा। सुमन, तुम्हारा वजन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जितनी उम्र की तुम हो नहीं, उससे ज्यादा की लगती हो। अगर इसी तरह से चलता रहा तो तुम्हारी शादी में बहुत परेशानी आएगी। माँ, मैं क्या करूँ? दिन में एक ही रोटी तो खाती हूँ और फिर भी मैं फूलती ही चली जा रही हूँ। अब अगर एक भी रोटी नहीं खाऊंगी तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? न जाने मुझ पर मोटापा कैसे आता जा रहा है। बेटा, एक काम कर, तू जिम ज्वाइन कर ले। कसरत करेगी तो क्या पता तेरा वजन कम हो जाए। अनुराधा के कहने पर सुमन एक जिम ज्वाइन कर लेती है, जहाँ एक ट्रेनर उससे कई तरह के व्यायाम कराने की कोशिश करती है, परंतु कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसे जिस मशीन पर चढ़ने के लिए वो कहती है, वो मशीन ही टूट जाती है। अरे बाप रे, तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है ना कि तुम्हारे वजन से ये मशीन ही टूट गई। अब मैं ओनर को क्या जवाब दूंगी? पर खैर, तुम एक काम करो, मशीन की जगह वजन कम करने की जगह तुम जमीन पर ही कोई आसन शुरू करो। पिंकी उसे कई आसनों के बारे में बताती है, जिसमें से एक आसन में वो अपनी कमर के पीछे हाथों को लेकर जाती है और उलझ जाती है। अरे, मेरे हाथों को कोई छुड़ाओ, मेरे हाथ फंस गए हैं, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कोई मेरी मदद करो। पिंकी जैसे ही उसके हाथों को छुड़ाती है तो वो पिंकी के ऊपर गिर पड़ती है। मेरी माँ, मुझे बख्श दे, मैं तेरा वजन कम नहीं करा सकती। कभी देखा है अपने आप को आईने में? 100 किलो से भी ज्यादा वजन होगा तेरा। सुमन परेशान होकर अपने घर जाती है और अनुराधा को सारी बात बताती है। अनुराधा भी परेशान हो जाती है। फिर एक दिन अनुराधा बाजार कुछ सामान लेने जाती है, जहाँ उसे उसके पुराने घर के पड़ोसी मिल जाते हैं। अरे बहन जी, आप यहाँ पर अचानक से? कैसी हैं आप? अरे आप लोग यहाँ से क्या गए? मोहल्ले की तो रौनक ही चली गई। कैसा है सब कुछ घर में? सब सही चल रहा है, बस यही है कि सुमन शादी के लायक हो गई है। उसकी शादी के लिए कोई योग्य वर मिल जाए तो मैं उसकी शादी कर दूं। आपने तो बहुत अच्छी बात कर दी। मैं अपने बेटे के लिए एक बहू ढूंढ रहा हूँ और आपने अपनी बेटी के रिश्ते की बात ही छेड़ दी। मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगना चाहता हूँ। मुझे अपने बेटे की शादी 1 हफ्ते के अंदर ही करनी है, क्योंकि उसकी कुंडली के हिसाब से फिर कोई और तरीका नहीं है। आप मेरी बेटी से मिल तो लीजिए। नहीं नहीं, आप बस शादी की तैयारी कीजिए, हम 1 हफ्ते के बाद बारात लेकर आ जाएंगे। शर्मा जी सुमन को देखे बिना ही आशीष की बारात लेकर आ जाते हैं। जब सुमन दुल्हन बनकर आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। मोटी दुल्हन को देखकर सब हंसने लगते हैं। पापा, आपने मेरे लिए इतनी मोटी लड़की देखी? आपको मुझसे क्या दुश्मनी थी? मैं अपने कॉलेज में सबसे फेमस लड़का था, पर आपने तो मेरा भाग्य ही फोड़ दिया। मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। बेटा, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम्हारी कुंडली में दोष है, इस वजह से तुम्हें आज ही शादी करनी होगी। अगर तुमने अब शादी नहीं की तो तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अपने पिता के कहने पर आशीष सुमन से शादी कर लेता है, परंतु उसको कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देता। एक बार शर्मा जी के कहने पर वो उसे घुमाने ले जाता है, जहाँ पर वो स्विमिंग पूल में उतरती है तो स्विमिंग पूल का सारा पानी बाहर आ जाता है। तुम इतनी मोटी हो कि जिस स्विमिंग पूल में तुम उतरोगी वहाँ कोई और नहा ही नहीं सकता। सुमन जब आशीष के साथ चलती थी तो सब उसको देखकर हंसा करते थे। एक दिन वो सोफे पर बैठती है तो सोफा टूट जाता है। ये देखकर उसको बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए अब वो हमेशा जमीन पर ही बैठती थी। देखो सुमन, बहुत हुआ। तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है कि मुझे तुम्हारे साथ चलने में शर्म आती है। तुम मेरे साथ मत चला करो। सुमन अपना मन मार कर रह जाती है और फिर आशीष के साथ कहीं नहीं जाती। एक दिन आशीष की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका कारोबार में भी काफी नुकसान होता है। यहाँ तक कि घर बिकने की नौबत आ जाती है। सुमन, आशीष अब बिस्तर पर पड़ गया है, अब तुम्हें ही इस घर को चलाना होगा। माँ,
भला मैं इस घर को कैसे चला सकती हूँ? हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम मालपुए इतने अच्छे बनाती हो कि शादी से पहले हर कोई तुम्हारे हाथ के मालपुए खाने की इच्छा रखता था। क्यों ना तुम मालपुए बनाकर बेचो, मैं तुम्हारी उसमें मदद करूँगी। सुमन ऐसा ही करती है। जो भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा घर में बचा होता है उससे वो सामान लेकर आती है और मालपुए बनाकर बेचती है। उसके मालपुए वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। एक दिन वो दुकान पर बैठी मालपुए बेच रही होती है, तभी एक आदमी आता है। अरे सुमन बेटिया, तुम्हारे हाथ के मालपुए में तो जादू है भाई। तुम बहुत अच्छे मालपुए बनाती हो। इसके आगे तो सारी मिठाई फेल है, फेल। अरे भाई, तुम मालपुए की बात कर रहे हो? मालपुए के साथ साथ इसके हाथों की जो सब्जी है ना, वो इसमें 4 चांद लगा देती है, जिसकी वजह से मालपुओं का स्वाद और बढ़ जाता है। तभी वहाँ से एक सेठ गुजर रहा होता है। वो मालपुए की खुशबू सूंघता हुआ उधर आता है और सुमन से कहता है, अरे आप ये क्या बना रही हो? इसकी खुशबू तो बहुत दूर तक जा रही है भाई। सेठ जी, ये मालपुए हैं, खाएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। जब इसकी खुशबू इतनी अच्छी है तो खाने में कैसे होंगे ये भी तो देखना होगा। हाँ, अभी देती हूँ। सेठ जब उस मालपुए को खाता है तो उसका दीवाना हो जाता है और सुमन से कहता है, मेरी बेटी की शादी है, मैं इसी तरह के अलग व्यंजन की तलाश में था। तुम्हारे हाथ के मालपुए इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं इन्हें अपनी बेटी की शादी में शामिल करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बेटी की शादी में इन्हें बनाना पसंद करोगी? सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सेठ उसे एडवांस देता है, जिससे वो अपना घर छुड़वा लेती है। अब सुमन के मालपुए धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगते हैं। दूर दूर से लोग उसके हाथ के बने मालपुए खाने आते हैं। फिर धीरे धीरे आशीष भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और सुमन का इस तरह का प्रयास देखकर वो भी बहुत खुश होता है। अब वो सुमन को तहे दिल से चाहने लगता है और वो सुमन के साथ मिलकर मालपुए का व्यापार करता है। सुमन, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मेहनत से ही आज मैं अपने घर में बैठा हुआ। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की और इस घर को बचाया। अब मेरी बारी है। मेरे लिए अब तुम्हारा वजन कोई मायने नहीं रखता। तुम जैसी हो मुझे पसंद हो। अब मैं इस व्यापार में तुम्हारी मदद करूंगा। सुमन ये सुनकर बहुत खुश होती है। आशीष अपनी बाहें फैला देता है और सुमन उसके गले लग जाती है। जब काव्या की शादी हुई थी तब वो बेहद खूबसूरत थी, पर आज शादी के कुछ साल बाद उसके शरीर का वजन बहुत बढ़ चुका था। प्रेगनेंसी में काव्या ने जो वजन बढ़ाया वो कभी घटा ही नहीं। पर काव्या को अपने वजन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपने पारिवारिक जीवन में इतनी उलझी थी कि कभी उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं था। ऐसे देखते देखते 15 साल बीत गए। अरे प्रशांत, रुको रुको, तुम टिफिन भूल गए। तुम नहीं लाती तो मैं आज भूखा रह जाता। मेरे रहते ऐसा कभी हो सकता है क्या? प्रशांत को टिफिन देकर काव्या घर लौटी। कल तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीट है ना? हाँ, पर आप नहीं आना, पापा को भेजना। पर बेटा, पापा तो बिजी हैं। ठीक है, तो कोई मत आना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको देखते ही मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं। बोलते हैं तुम भी एक दिन अपनी माँ की तरह मोटी हो जाएगी, वगैरह वगैरह। पर बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप बस मेरी पेरेंट्स टीचर मीट में नहीं आएंगी। परी की ये बात काव्या को बहुत बुरी लगती है। परी वहाँ से चली गई तो काव्या सोच में डूब गई। वो अपने शादी के समय की पतली काव्या के बारे में सोच रही थी और फिर उसने अपने आप को शीशे में देखा और उदास हो गई। जब प्रशांत घर आया तो काव्या ने उसे कहा, मुझे मेरा वजन घटाना है। अचानक क्या हुआ? काव्या ने प्रशांत को परी के साथ सारी बातें बताई। उससे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पर उसकी बात भी तो सही है। मुझे देखो, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। जब शादी करके आई थी तब कैसी थी और अब कैसी हूँ। मुझे अब कैसे भी करके वजन घटाना है। ओके, तो क्या तुम्हें जिम वगैरह ज्वाइन करना है? मैं सोच रही थी, जब मैं पतली थी तो मैं रोज सुबह जॉगिंग करती थी। अगर वापस वैसे जॉगिंग स्टार्ट करूं तो शायद मेरा वजन घटने लगे। ग्रेट आइडिया। मैं भी तुम्हारे साथ जॉगिंग के लिए जाऊंगा। पक्का? हाँ, पक्का।
अगले दिन से प्रशांत और काव्या साथ में जॉगिंग पर निकल पड़े। कुछ दूर चलकर ही काव्या थक चुकी थी। मुझसे और नहीं चला जा रहा। चलो उस बेंच पे बैठते हैं। काव्या और प्रशांत बेंच पर बैठ गए। काव्या ने पानी पिया। तुम्हें लगता है ना कि मैं वजन घटा पाऊंगी? क्यों नहीं, मेरी पत्नी तो सब कुछ कर सकती है, मुझे बिलीव है। चलो वापस जॉगिंग करते हैं। प्रशांत हमेशा अपनी पत्नी को मोटिवेट करता था। वो दोनों रोज साथ में जॉगिंग किया करते थे। धीरे धीरे काव्या का स्टैमिना बढ़ने लगा था। अब वो जल्दी हांफती नहीं थी। थोड़ी देर रेस्ट कर लें क्या? थक गए क्या? हाँ। वो लोग फिर एक बेंच पर बैठे। तुम्हारा स्टैमिना तो बहुत बढ़ गया है। मैं पहले भी दौड़ा करती थी, शायद इसीलिए। लगता नहीं मैं तुम्हारे जितना भाग पाऊंगा। कोई नहीं, तुम मेरे साथ हो यही काफी है। यहीं बैठकर आराम करो, मैं दौड़ लगा कर आती हूँ, फिर घर साथ चलेंगे। काव्या को कॉन्फिडेंस के साथ दौड़ता देख प्रशांत बहुत खुश था। वो अपनी पत्नी के बढ़ते कॉन्फिडेंस को देखकर खुश था। बहुत जल्दी काव्या ने सारा एक्स्ट्रा वजन घटा लिया था। सभी लोग ये देखकर हैरान थे। फिर एक दिन की बात है। मम्मी, कल मेरी पेरेंट्स टीचर मीट है। हाँ पता है, मैंने तुम्हारे पापा को बोल दिया है, वो आ जाएंगे। पर मुझे पापा नहीं, आप चाहिए। आर यू श्योर? हाँ, मैं अपने सारे फ्रेंड्स को दिखा दूंगी कि मेरी मॉम क्या है। परी को अपनी मॉम पर गर्व था। ये देखकर काव्या बहुत खुश हुई। उसने परी को गले लगा लिया। अगले दिन जब काव्या परी के साथ स्कूल गई तो परी की एक फ्रेंड उनके पास आई। परी, ये कौन है? मेरी मॉम। झूठ मत बोल, तेरी मॉम तो ऐसी नहीं दिखती। वो तो मोटी। बेटा, मैं ही परी की मॉम हूँ। मैं मोटी थी पर अब नहीं हूँ। अब सॉरी आंटी। कोई बात नहीं। परी को अपनी मॉम पर गर्व था और काव्या को परी की खुशी प्यारी थी। इस कहानी ने हमें ये समझा दिया कि अगर ठान ले तो कुछ भी मुश्किल नहीं। 15 साल तक काव्या मोटी थी, पर जब उसने खुद से ठान लिया तो उसने कर दिखाया। इसीलिए कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहानी रीना की है, जिसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उसके पिता रमेश ने लोगों के कहने पर दूसरी शादी शीला से कर ली थी, जो कि खुद एक गरीब परिवार से थी। शीला पर जिम्मेदारी थी अपने 2 छोटे भाई और एक बहन की। शादी के बाद, देखो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी रीना और बेटे सोनू के लिए की है। मेरे पास खाने पीने की कोई कमी नहीं, मकान भी है। तुम्हें सिर्फ इन बच्चों को माँ का प्यार देना है और इन दोनों को किसी लायक बनाना है। मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी मात्र इतनी शर्त है कि मैं कभी भी अपने भाई बहन के लिए कुछ करूँ तो आप मुझे टोकिए नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता गरीब हैं। चलो ये भी ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को कमी नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के बाद जो समय मिलेगा वो तुम अपने भाई बहनों को दे देना। कुछ दिनों बाद शीला को एक बेटा पैदा होता है। शुरू में तो शीला ठीक रहती है, लेकिन फिर एक रोज वो रमेश के जाने के बाद उसकी बीवी की वो अलमारी खोलती है जिसे उसने शीला को छूने तक से मना किया था। तभी वहाँ बड़ा बेटा सोनू आ जाता है। ये क्या है? आप मेरी माँ की अलमारी क्यों खोल कर देख रही हैं? पापा ने मना किया है ना आपको ये छूने से। शीला को सौतेले बेटे सोनू पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस वक्त उसे गुस्से से नहीं बल्कि सोच समझ कर काम करना होगा। अरे बेटा, वो तो हम देख रहे थे कि तुम्हारे पापा का कोई कपड़ा धोने वाला है, तो मशीन में चला देंगे। अब क्या है ना, पापा को रोज जाना होता है कि नहीं? तो कपड़े तो साफ सुथरा चाहिए ना। सोनू को भी नई माँ की बात ठीक लगती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक बार जब घर पर कोई नहीं होता तो शीला पूरी अलमारी खोलकर देखना शुरू करती है। अरे, ये इतना बड़ा बक्सा किस चीज का है? जैसे ही वो बक्सा खोलती है, उसमें भर कर गहने रखे होते हैं। शीला का मन उन गहनों को देखकर ललचा जाता है। हे भगवान, इतने सारे गहने! मैं तो सारे गहने रख लूंगी, लेकिन कैसे? इनको तो पता चल जाएगा।
बोल दूंगी कि चोरी हो गए। नहीं नहीं, फालतू पुलिस का लफड़ा, क्या करूं? हाँ, एक आइडिया। शीला अगले दिन जब रमेश ऑफिस चला जाता है तो सारे गहने लेकर निकल जाती है ज्वेलरी वाले के पास। सुनिए, ये सारे गहने देखकर छाप लो अपने दिमाग में। ऐसे ही एक एक गहना नकली बनवाना है मुझे। ये कौन सा बड़ा काम है? हो जाएगा, कल शाम को आ जाना। शीला अगले दिन शाम को सारे असली गहने बदलकर नकली गहने रख देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शीला, सुनिए, मेरी बहन की शादी है, मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है, बच्चों को भी ले जा रही हूँ। शीला बच्चों को लेकर घर जाती है, जहाँ वो 10 साल की रीना से ढेर सारा काम करवाती है। क्या हुआ जो बच्चा सौतेला है तो बच्चा ही ना शीला। अच्छे लोगों को देखकर तेरी शादी करवाई थी, लेकिन तू तो देख माँ, किसी और का बच्चा पालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, और मैंने ये शादी सिर्फ आप लोगों के लिए की है। ये भाई बहन की फौज जो मेरे पीछे लगा रखी है, उन लोगों को पालने के लिए की है। ये ले गहने। शीला जब माँ को गहने दे रही थी तब रीना उन्हें देख रही थी। रीना की मासूम आंखें उन गहनों को पहचान रही थी। शीला की नजर रीना पर पड़ जाती है। माँ, ये गहने इनकी पहली पत्नी के थे, लेकिन मैंने वैसी ही डिजाइन के नकली गहने अपनी बहन के लिए बनवा लिए हैं। कितने प्यारे हैं ना माँ। अब छोटी की शादी अच्छे घर में होगी। शीला शादी के बाद घर आ जाती है। घर आकर वो रीना से कहती है कि रीना, देखो, तुम 10 साल की हो गई हो, लड़कियों को घर का सारा काम आना चाहिए, इसलिए आज से मैं तुम्हारा स्कूल जाना बंद कर रही हूँ। कल से सारा घर का काम तुमको करना है। पापा पूछे तो बोल देना कि पढ़ाई नहीं करनी है, समझी? फिर वो बेटे से कहती है, तुम अब इस लायक हो गए हो कि घर का खर्चा उठा सको और छोटे भाई को देखो। और सुनो, पापा पूछे तो बोल देना कि काम करना चाहते हो। बस अब क्या था, बेटी सारा दिन घर का काम करती और बेटा घर से बाहर रहता। पूरे घर में शीला और उसके बेटे का राज चलता। अरे रीना, छोटे भाई को दूध दे दे, कब से बेचारा भूखा है। दे दिया था माँ। तो क्या पागल हो गया है वो जो रोया जा रहा है? अब तू ज्यादा चालाकी कर रही है रीना। मेरे बेटे का खाने पीने में कोई ख्याल नहीं रखती है। माँ, अब हम लोग तब बड़े हो गए हैं, क्या वो छोटे बच्चे की तरह रोता रहता है? उसको बोलो नौकरी करे। सोनू भी तो नौकरी करता है ना आखिर। हाँ करता है, लेकिन वो पढ़ता भी तो नहीं था ना। अब देख कब से नौकरी कर रहा है, तो तरक्की होकर इतना कमा भी तो रहा है ना कि उसकी शादी के लिए सोचा जाए। पर अब तो लग रहा है उसकी शादी से पहले तेरी शादी तय करनी पड़ेगी। शीला रीना की शादी एक ऐसे घर में कर देती है जहाँ 4 नंदे होती हैं। शीला को लगता है कि वो सब मिलकर रीना को खूब परेशान करेंगी, लेकिन होता उल्टा है। एक दिन शीला रीना के ससुराल जाती है, जहाँ उसकी सास, अरे आइए, कैसे आना हुआ? बस बेटी से मिलने आई थी। हाँ, लेकिन बहू हमारी आराम कर रही है, बेटियों को बोलती हूँ खाना पानी के इंतजाम के लिए। अरे काम करवाया करो बहू से, वहाँ तो मैं सारा काम करवाती थी, उफ न करती थी वो। हाँ हाँ, बहुत काम कर चुकी है मेरी बहू अपने हिस्से का। आप क्यों आई है ये बताइए। शीला को सास की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़े वक्त के बाद शीला के पति की मौत हो जाती है। देख, तेरे पिता तो रहे नहीं, तेरी भी शादी हो गई है। अच्छा है तू इस घर को छोड़ दे। वैसे भी जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरा ही रहेगा। बेटा घर छोड़कर चला जाता है। शीला आराम से अपने सगे बेटे बहू के साथ जीवन जी रही होती है। कोई भी सौतेली औलाद उसे देखने नहीं जाती। लेकिन एक दिन, भाई माँ का क्या हाल है? पता नहीं बहन, मैं तो गया नहीं, पर जब से घर से निकाला है बस गृहस्थी ही बसाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों भाई बहन माँ को देखने पिता के घर जाते हैं, जहाँ वो शीला की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे माँ, ये क्या हो गया? आप तो सूख कर कांटा हो गई हैं। ये मेरे कर्मों के फल हैं। बहू ने बेटे को मुझसे अलग कर दिया, सारा गहना पैसा
सब ले गई। आज मैं यहाँ एक रोटी को भी मोहताज हूँ। फिर दोनों भाई बहन माँ की सेवा करते हैं। मेघा बचपन से ही बहुत संवेदनशील, भावुक और दयालु थी। कमला, क्या हुआ? सारे लोग खाना खा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं खा रही हो? मेरे घर कल अनाज और सब्जी खत्म हो गई थी। आज शाम को जब पापा काम से लौटेंगे तभी खाना बनेगा। ये लो, तुम मेरा टिफिन खा लो, मुझे भूख नहीं है। मेघा जब बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई तो भी उसका स्वभाव नहीं बदला। वो अपने ससुराल के आसपास में रहने वाले लोगों की खूब मदद करती। एक दिन जब मेघा की सास और ननद बाजार गए हुए थे तो मेघा के घर एक औरत आई। नई बहू, पहचानती हो हमें या नहीं? तुम्हारे घर के पीछे जो छप्पर पड़ा है उसी में रहती हूँ। मैं तुम्हारी और रमन की बुआ लगती हूँ। हाँ बुआ जी, मैं आपको पहचानती हूँ। सड़क पर अक्सर आपको आते जाते देखा है। बेटी, मेरे घर आटा खत्म हो गया है। मैं तो 1-2 दिन भूखे पेट भी काम चला लेती, लेकिन घर पर मेहमान आ गए हैं। क्या तुम कुछ किलो आटा दे दोगी? बुआ जी, अपना ही घर समझिए। जितना आटा चाहती हैं ले जाइए, चाहे तो सब्जी भी ले जाइए। जुग जुग जियो बेटी, सदा सुहागन रहो। मेघा की सास मालती और ननद उमा जब बाजार से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि पीपे में बहुत कम आटा बचा है और फ्रिज की सारी सब्जी भी गायब है। बहू, आटा और सब्जी इतने कम कैसे हो गए? तू खा गई क्या? नहीं माँ जी, हमारे घर के पीछे रहने वाली गंगा बुआ आई थी। उनके घर आटा और सब्जी खत्म हो गए थे तो यहाँ से ले गई। ज्यादा परोपकारी ना बनो। तुम्हारे पति की छोटी सी प्राइवेट नौकरी है, उसी से हमारे पूरे घर का खर्चा चलता है। कोई खेत बेत तो है नहीं हमारे पास जो तुम आटा और सब्जी लोगों को बांट रही हो। आगे से कोई भी आए, पड़ोसी हो या भिखारी, किसी को कुछ मत देना। मालती हर साल अक्षय तृतीया वाले दिन कोई न कोई सोने का सामान जरूर खरीदती थी। इस बार उसने सोचा कि अपनी बेटी के साथ साथ बहू को भी कुछ दिला दे। बहू, आज अक्षय तृतीया है, मैं उमा के लिए झुमके दिलाऊंगी और तेरे लिए एक सोने का हार। मेघा जब अपनी सास और ननद के साथ मार्केट से लौट रही थी तो उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ गई जो बहुत दयनीय हालत में था। भिखारी लोगों से खाना और इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। अपनी सास के सामने तो मेघा की हिम्मत नहीं हुई कि वो भिखारी के पास चली जाए, पर उस रात मेघा को नींद नहीं आ पाई। उसे बार बार उस भिखारी की याद आती और उसकी आंखें करुणा के आंसुओं से भर जाती। आखिर सवेरा होने के कुछ देर पहले मेघा उठी और जाकर अपना सोने का हार उस भिखारी को दे आई। लो, इसे ले जाकर बेच देना, अपना इलाज कराना और भर पेट खाना भी खाना। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आया। मेघा का पति उस समय घर पर नहीं था। बहू, आज तूने हार क्यों नहीं पहना? साल में कुछ ही तो ऐसे अवसर आते हैं जब सोने चांदी की चीजों को पहनने का मौका मिलता है। माँ जी, वो घर पर नहीं है। मेरा हार वगैरह पहनने का मन नहीं कर रहा। अरे, तू अपने पति की ऑनलाइन पूजा तो कर ही रही है ना? जाकर हार पहन कर आ। हम लोग साथ में एक सेल्फी भी तो लेंगे। अब माँ जी, वो क्या? मैंने वो हार एक भिखारी को दे दिया। नास पीटी, क्या तू पगला गई है? मैं तो जैसी पागल को अपने घर में नहीं रहने दूंगी। घर से बाहर निकल। जब तू भूखी प्यासी बाहर भटकेगी तब तुझे पैसों का महत्व समझ में आएगा। मेघा की सास ने रात में ही मेघा को घर से निकाल दिया। उसने मेघा को उसका फोन भी नहीं दिया। मेघा रात में सड़कों पर भटकने लगी। उसे रास्ते में एक छोटी लड़की मिली। वो मेघा से खाना मांगने लगी। मेम साहब, 3 दिनों से भूखी हूँ, कुछ पैसे दे दो। मेम साहब, भगवान आपका भला करेंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, चली जाओ यहाँ से।
मेघा ने देखा कि उसकी आंखों से गर्म गर्म सोना निकलकर धरती पर गिर रहा है। अरे ये क्या मेरी आंखों से सोने के आंसू निकल रहे हैं? मेघा ने अपनी आंखों से निकला सोना अपनी हथेली पर इकट्ठा किया और उस भिखारन लड़की को दे दिया। लो, इसे बेच देना, तुम्हें काफी पैसे मिल जाएंगे। मेघा जब शहर में आगे बढ़ी तो उसे सड़कों पर गरीब लोग दिखाई दिए जो ठंड में ठिठुर रहे थे। भावुक मेघा के दिल में उन लोगों को देखकर बहुत करुणा पैदा हुई और उसकी आंखों से सोने के आंसू झरने लगे। मेघा ने सारा सोना उन गरीब लोगों में बांट दिया। सुबह होते होते मेघा शहर के एक प्रसिद्ध मंदिर पहुंच गई और मंदिर के सामने बैठे भिखारियों को अपनी आंखों से निकला सोना बांटने लगी। मेघा की सास मालती की सहेली नंदिनी उस मंदिर पर पूजा करने आई हुई थी। उसने मेघा को अपनी आंखों से सोना निकालकर भिखारियों को बांटते हुए देख लिया। नंदिनी तुरंत मालती के पास पहुंची और बोली, मालती, क्या तुम खुद को गरीब कहती हो? तुम्हारी बहू मंदिर पर भिखारियों को सोना बांट रही है, उसकी आंख से सोने के आंसू निकल रहे हैं। मेघा की सास और ननद को जब पता लगा कि मेघा की आंखों से सोने के आंसू निकलते हैं तो वे तुरंत मंदिर पर पहुंचे और बहुत प्यार से मेघा को घर ले आए। माफ करना बहू, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी आंखें सोने के आंसू रोती हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। अब जल्दी से रोना शुरू करो और ढेर सारा सोना दे दो। माँ जी, मैं आपके कहने से या अपने चाहने से नहीं रो सकती। किसी गरीब और बेसहारा को देखकर जब मेरे मन में करुणा उमड़ती है तभी मैं रोती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुझे अभी रुला कर रहूंगी। मालती ने आग जलाई और फिर अपनी बेटी से बोली, उमा, तू मेघा के पैर पकड़, मैं हाथ पकड़ती हूँ। हम इसे आग के ऊपर रखेंगे तब इसे रोना आएगा ही। सास और ननद ने मिलकर मेघा को आग के ऊपर लटका दिया। मेघा बुरी तरह चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। पगली, चिल्ला क्यों रही है? रोना शुरू कर। तभी मेघा का पति रमन घर पर आया। उसने तुरंत मेघा को आग के ऊपर से हटाया। मम्मी, क्या तुम पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? क्या तुम मेरी पत्नी को जलाकर मार ही डालोगी? तेरी पत्नी सोने के आंसू रोती है। जब ये रोएगी तभी तो हम अमीर बनेंगे। ये रो क्यों नहीं रही है? मैं पड़ोसियों से सब कुछ सुनकर आ रहा हूँ। मेघा के सोने के आंसू ईश्वर का वरदान या चमत्कार है जो करुणा से पैदा होते हैं। हम उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते। मेघा ने अपने आंसुओं का अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती रही। विद्या और मनोज की शादी की सालगिरह थी। उनके शादी को 1 साल हो गए थे। आज के दिन तो कुछ अच्छा बना लेती। ये क्या फीका और बेस्वाद खाना परोसा है? इससे अच्छा तो मैं किसी होटल में जाके खाना खा लेता। मैंने बहुत कोशिश की है आज अच्छा खाना बनाने की। कोशिश ही करती रहोगी या कभी बनाओगी भी अच्छा खाना? जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। छोड़ो तुम विद्या, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। ऐसा मत कहिए प्लीज। दूसरी सुबह मनोज ऑफिस के लिए तैयार होते हुए विद्या को कहता है, आज टिफिन मत बनाना तुम, वैसे भी डस्टबिन में फेंक देता हूँ मैं तुम्हारा टिफिन। और आज तो प्रियंका और मैं बाहर जा रहे हैं खाना खाने। विद्या उदास होकर बैठी है। उसकी सास आकर उससे बात करती है, माँ जी, मैं सच में कोशिश करती हूँ अच्छा खाना बनाने की, पर मनोज कभी भी मेरे खाने से खुश नहीं होता। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बहू, उसे क्या मालूम एक औरत को कितना सारा काम होता है। उसे तो लगता है औरत बस सुबह से शाम तक अच्छा खाना ही बनाती रहे। विद्या और उसकी सास खाना बनाने में लग जाते हैं। मनोज उस दिन ऑफिस से वापस नहीं आया। विद्या और उसकी सास मनोज का इंतजार करते हुए ही सो गए। मनोज दूसरी रात को आया। बेटा, ऐसे बिना बताए तू कहाँ चला गया था? प्रियंका के साथ था, हमने डिनर बाहर ही कर लिया।
इसलिए मैं लेट हो गया। और मैं घर आऊं भी तो क्यों, खाना तो मैंने उसके साथ ही खा लिया था। मनोज कमरे में जाकर सो गया। विद्या किचन में बैठी रो रही है और उसकी सास भी आंखों में आंसू लेकर उसके पास आती है। बहू, मुझे माफ कर दो। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी कि ये लड़का ऐसा बेशरम और बदचलन बन गया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का, ये हम दोनों का महत्व समझेगा। हे अन्नपूर्णा माता, आप ही कोई आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति मेरे खाने से संतुष्ट हो जाएं और हमें छोड़कर कहीं और न जाएं। विद्या के चूल्हे के सामने एक मसाले का डब्बा प्रकट हो जाता है और चूल्हे से आवाज आती है, विद्या, खाने में इस मसाले का एक चुटकी डालो और अन्नपूर्णा माँ का जादू देखो। विद्या और मनोज की माँ हाथ जोड़कर चूल्हे से जादुई मसाला ले लेते हैं। विद्या खुशी से खाना बनाती है और उसकी खुशबू से मनोज की माँ भी बहुत खुश हो जाती है। रात को मनोज बहुत लेट आया और आते ही बोला, मैं एक हफ्ते के लिए ऑफिस वालों के साथ एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए अब मैं सो रहा हूँ। पर मनोज, खाना? मैंने खा लिया है। मैं सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा तो मुझे सुबह भी कुछ नहीं खाना। विद्या और मनोज की माँ उदास हो जाते हैं। उन्होंने सोचा था अब आखिरकार मनोज उनके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएगा। दूसरी सुबह, इससे पहले कि विद्या और मनोज की माँ उठ पाते, मनोज घर से निकल चुका था। अब उन्हें अपने जादुई मसाले का कमाल देखने के लिए एक हफ्ते का इंतजार करना था। रात का बचा हुआ खाना विद्या ने अपने पड़ोसियों को थोड़ा थोड़ा दे दिया। विद्या, ये कौन से होटल का खाना दिया है तुमने? मेरे बच्चे तो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। हाँ, बिल्कुल, मैंने तो इतना अच्छा खाना आज तक नहीं खाया विद्या बहन। ये कोई होटल नहीं, मेरे अपने हाथों से बना हुआ खाना है। मेरी मानो तो तुम एक होटल ही खोल लो, लोगों की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल खोल लो एक होटल विद्या, गांव वाले चट कर जाएंगे तुम्हारा खाना। विद्या खुश होकर अपनी सास को सब बताने आती है। दोनों मुस्कुराते हुए बात करते हैं। अब विद्या जब भी खाना बनाती थी, पूरा गांव उसकी खुशबू से मोहित हो जाता था। कितने लोग उसके घर खाना चखने आए और सब ने विद्या को यही बोला कि उसे एक होटल खोल लेना चाहिए। आखिरकार सास बहू ने सोचा कि घर के आगे एक छोटा सा ठेला खोल सकते हैं। उन्होंने 2 ही दिन में एक ठेला खोल लिया और उनके ठेले के आगे गांव वालों की लाइन लगी होती थी। माँ, मनोज को गए हुए 1 हफ्ते हो गए। आज वो वापस आकर हमारे हाथ का खाना खाएंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। मैं तो उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हाँ बेटी, मैं भी उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब मनोज घर आएगा और खाना खाकर तुम्हारी तारीफ करेगा। मनोज आता है और रोने लग जाता है। विद्या और मनोज की माँ उसे देखते रहते हैं। फिर मनोज थोड़ी देर में बात करना शुरू करता है। मुझे माफ कर दो विद्या, माँ, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ आपको? आप किस बात की माफी मांग रहे हो? बेटा, क्या हो गया? माँ, विद्या, मैं किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं बल्कि प्रियंका के साथ चुपके से शादी करने गया था। मैंने सोचा था कि उसके साथ 1 हफ्ता रहूंगा, फिर हम दोनों कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। बेशरम, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? उस प्रियंका ने मुझे अच्छा खाना खिलाने के चक्कर में सुबह दोपहर शाम होटल से खाना मंगवा के मेरा पूरा वॉलेट खाली कर दिया। मेरी तबीयत भी खराब हो गई, फिर भी उसने एक बार भी मुझे घर का खाना नहीं खिलाया। मैं उसके साथ 7 दिन रहकर बहुत पछता रहा हूँ। मुझे माफ कर दो विद्या। नहीं करेंगे हम तुम्हें माफ। तू क्या सोचता है? तू कुछ भी कर लेगा और हम चुपचाप तुझे माफ कर देंगे? विद्या बिना कुछ बोले बस रो रो कर दोनों की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर में विद्या बोली, मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मनोज, और तुमने इतनी आसानी से किसी और से शादी करने का सोच लिया। मैं फिर कभी तुम्हारे खाने की बुराई नहीं करूंगा विद्या, बस मुझे माफ कर दो इस बार।
विद्या और मनोज की माँ ने मनोज को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और जाते हुए मनोज अपने घर के आगे लगे खाने के ठेले पर लगी लाइन देखकर दंग रह गया। मनोज ने अपने घर के आगे लगी लाइन देख के खाना चखने का सोचा और वो खाना खा के दंग रह गया। ये खाना जो उसकी बीवी ने बनाया था वो हर होटल के खाने से अच्छा था। विद्या और उसकी सास मिलके जादुई मसाले की मदद से गांव के बड़े नामी होटल वाले बन गए और मनोज शहर में कहीं अकेले बैठ के अपनी किस्मत को कोसता रहा।